हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। जैसे हमने न्यूट्रिशन देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन के बारे में। जैसा हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है? ब्लड में। कहाँ चला जाता है? ब्लड में। अब उस फूड को किया जाएगा, उस फूड को रिस्पायर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उस फूड को रिस्पायर किया जाएगा। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? एनर्जी। और कैसे किया जाएगा? जब ग्लूकोज का हम ब्रेकडाउन करेंगे। और रेस्पिरेशन भी दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तब ये कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तब ये कहलाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तब ये एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर जब ब्रेकडाउन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तब यही कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। अब एक चीज सुनना, जब ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी सबकी सब क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी, सबकी सब बाहर निकल जाएगी। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। जबकि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहां पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट, मतलब जो ग्लूकोज है उसको कंप्लीटली ब्रेक नहीं किया जाता। अब जब ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक नहीं किया जाएगा तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी, क्या होगी? उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी क्या सबकी सब रिलीज होगी? क्या रिलीज नहीं होगी। तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में बहुत कम होता है। इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, इसमें बहुत कम होता है इसकी तुलना में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम। उसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यहां पर ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। तो ये तो लिख सकते हैं, जब मान लो कभी डिफरेंस पूछ लिया गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन का यूज होगा या ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। और यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा और यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा। अब बात करते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता कैसे है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पता है फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। जो ग्लूकोज का इनिशियल ब्रेकडाउन होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होता है। तो जो ग्लूकोज का इनिशियल ब्रेकडाउन होगा साइटोप्लाज्म में तब ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में। और यहां पर रिलीज होगी थोड़े अमाउंट में एनर्जी, बहुत कम रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहां नहीं रिलीज होती है।
तो जो ग्लूकोज का इनिशियल ब्रेकडाउन है वो साइटोप्लाज्म में हुआ। जब ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया जाता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। एक चीज यहां पर याद रखना, जब ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया जाता है तब यहां पर ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। मतलब ग्लूकोज की जो इनिशियल ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का जो इनिशियल ब्रेकडाउन होता है पाइरुवेट में, वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये एरियोबिक और एनाएरियोबिक, चाहे एरियोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनाएरियोबिक रेस्पिरेशन हो, इस ये जो ब्रेकडाउन होता है दोनों में कॉमन होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इनिशियल ब्रेकडाउन होता है पहले तो वो होता कहां पर है, तो साइटोप्लाज्म में। जब इनिशियल ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, तो पाइरुवेट में। और पाइरुवेट को बोल दिया जाता है कभी कभी पाइरुविक एसिड। जो पाइरुवेट है इसको पाइरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पूछा जा सकता है कि एरियोबिक और एनाएरियोबिक में रेस्पिरेशन में कौन सा स्टेप कॉमन होता है, तो उसका जो इनिशियल स्टेप है, क्या बोलेंगे, जो इनिशियल स्टेप है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, या बोलो रेस्पिरेशन का जो इनिशियल स्टेप होता है वो एरियोबिक और एनाएरियोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन होता है, जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में। आप इतना लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जो पाइरुवेट है, क्या है, जो पाइरुवेट है ये तो दोनों में कॉमन है, चाहे एरियोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनाएरियोबिक रेस्पिरेशन है। अब बात करते हैं पाइरुवेट की, कि जो पाइरुवेट का अब क्या होगा, जो पाइरुवेट है अब इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा। इनिशियल में तो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट में ग्लूकोज, अब पाइरुवेट आगे किसमें ब्रेकडाउन होगा, ये डिपेंड करता है कि अब नेक्स्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है। मतलब जो पाइरुवेट है अब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा तब प्रोडक्ट अलग बनेगा, अगर वहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसका ब्रेकडाउन किया जाएगा तब प्रोडक्ट अलग बनेगा। अगर पाइरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक हुआ ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में, जब पाइरुवेट का ब्रेकडाउन किया गया ईस्ट में, तो ईस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ईस्ट में ब्रेक डाउन किया जाएगा तब यहां पर बनेगा इथेनॉल, और प्लस बाहर जाएगी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़े अमाउंट पे रिलीज होगी एनर्जी। नेक्स्ट है, जैसे पाइरुवेट को तो ये कन्वर्ट कर दिया गया, ईस्ट में ब्रेक डाउन किया गया ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो क्या बना, इथेनॉल। इथेनॉल एक एल्कोहल होता है, यह बोलो एल्कोहल का एक टाइप होता है, और यही एल्कोहल जो होती है जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। कौन सी एल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इथेनॉल। अगर पाइरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ हमारी मसल सेल में, कहां पर, मसल्स सेल में, लेकिन कब ब्रेकडाउन हो, मान लो जैसे होता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हैं अचानक से जैसे कहो कभी कभी बहुत ज्यादा हम वर्क कर लें, जैसे मान लो किसी को जब कभी कभी शौक चढ़ जाता है एक्सरसाइज करने का, कभी कभी अचानक से किसी का मन हो जाता है कि आज हम एक्सरसाइज करेंगे, या जब आप अचानक से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लेते हो, जब आप अचानक से एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करेंगे तब यार कोई भी काम करने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी का यूज होगा। एक चीज याद रखना, हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन, हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन बिना एनर्जी के नहीं होगा। इवन थोड़ा सा भी मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो वहां पर एनर्जी का यूज होगा। और भैया आप क्या कर रहे हो, वर्क ज्यादा कर रहे हो तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। अब अचानक से आपने वर्क ज्यादा किया, जैसे मान लो आज हम अचानक से ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, तो अचानक से करेंगे तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ेगी। क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ेगी, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ेगी तो जो बॉडी है वो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पर कंप्लीट नहीं कर पाएगी। हमारी मसल सेल में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी, और जब हमारी मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब वहां पर जो पाइरुवेट है इसका ब्रेकडाउन एनएरोबिक तरीके से होने लगेगा। कैसे होने लगेगा, एनएरोबिक तरीके से। तो देखना क्या होगा, एनएरोबिक तरीके से होगा तो पाइरुवेट अगर मसल सेल में ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर मसल सेल में पाइरुवेट को ऑक्सीजन के लैक में ब्रेक किया गया तब यहीं पर फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक और एसिड, और यहां पर क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड, और थोड़े अमाउंट में रिलीज होती है एनर्जी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी।
तो मसल सेल में जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुवेट ब्रेक किया जाएगा, लैक्टिक एसिड बनेगी, और जो लैक्टिक एसिड होता है यही कॉज करता है क्रैम्प। क्या कॉज करता है? क्रैम्प कॉज करता है। देखिए होंगे जब आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं तो कुछ समय बाद, जैसे मॉर्निंग में आपने एक्सरसाइज किया तो इवनिंग होते होते या दूसरे दिन मॉर्निंग तक पहुंचते पहुंचते आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। क्या होने लगता है? बॉडी में पेन होने लगता है। वो क्यों होगा? क्योंकि आपकी बॉडी में फॉर्म हो गया है लैक्टिक एसिड। क्या बना है? लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड वहां पे कॉज करेगा क्रैम्प। तो ये तो हुआ मसल सेल में। अब नेक्स्ट, अगर पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया गया, जो पायरुवेट है अगर इसका ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाएगा, तब पायरुवेट का होगा कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्योंकि हमने क्या बताया था, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और यहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। तो यहां पर कंप्लीट जब ब्रेकडाउन होगा तो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज होगा वाटर, और इसके अलावा लार्ज अमाउंट में यहां पर एनर्जी का भी प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो क्या देखा हमने, जैसे ग्लूकोज का जो इनिशियल ब्रेकडाउन है वो हुआ साइटोप्लाज्म में, तब ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में। नेक्स्ट पायरुवेट को अगर ईस्ट में ब्रेक किया गया ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो इथेनॉल फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वहां पर, और थोड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ या कमी में हुआ मसल सेल में, तब वहां पे फॉर्म होगा लैक्टिक एसिड, और रिलीज होगी वहां पर एनर्जी। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। जो इथेनॉल होता है ये 2 कार्बन का है। इसके अलावा अगर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होगा, इसका ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होगा, सॉरी, अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब वहां पे फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यहां पर रिलीज होगी लार्ज अमाउंट में एनर्जी। तो ये तो हो गया रेस्पिरेशन। क्या हो गया? रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जैसे चाहे आपका ईस्ट में हो, चाहे मसल सेल में हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो, अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अब इसका यूटिलाइज करके जो हमारी सेल्स होंगी फॉर्म कर लेंगी एटीपी। क्या फॉर्म करेंगी? एटीपी फॉर्म करेंगी। तो कैसे फॉर्म करती हैं? एडीपी का यूज करके। किसका यूज करके? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके जो एनर्जी होती है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? एटीपी में। और जो एटीपी होती है, जब हमारी सेल को कोई भी एक्टिविटी करना होगा, जैसे मान लो कोई वर्क करना हुआ या नर्व इंपल्स कंडक्शन हुआ। नर्व इंपल्स कंडक्शन क्या होता है? जैसे हमने टच किया, क्या किया, हमको किसी ने टच किया तो इसका मैसेज ब्रेन तक ले जाना है, फिर उसके बाद कौन सा रिस्पांस देना है, ये होता है नर्व इंपल्स कंडक्शन में। किसमें होता है? नर्व इंपल्स कंडक्शन में। तो वहां पर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तब जब हमारे बॉडी में जब कोई भी एक्टिविटी कराई जाती है तो वहां पर एटीपी का यूज होगा। किसका यूज होगा? एटीपी का यूज होगा। इसीलिए जो एटीपी होता है इसको बोला जाता है एनर्जी करेंसी। क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यार जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम मार्केट जाएं और हमें कुछ खरीदना हो, जैसे हम मार्केट गए हमें कुछ खरीदना है, तो वहां पर हम पैसे देकर कोई सामान खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? पैसे देंगे और बदले में कोई सामान लेंगे। तो क्या होती है? हमारी करेंसी होती है कि नहीं होती? हमारी करेंसी रुपए है, तो हम क्या देते हैं, जब हमें कोई सामान खरीदना है तो हम पैसे दिए और बदले में उससे सामान लिए। तो सेम वैसे ही यहां पर होता है। अगर सेल को कोई काम करवाना है, क्या करना है? सेल को कोई काम करवाना है तो क्या देगी? एटीपी देगी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या बोला गया? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बनती कैसे है? जब एडीपी में क्या जोड़ा जाए? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जुड़ता कब है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? एनर्जी की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? एनर्जी की प्रेजेंस में। एक चीज और याद रखना, रेस्पिरेशन के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है सब की सब हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती है। फिर से सुनना,
रेस्पिरेशन के दौरान जितनी भी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी वो पूरी की पूरी एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं होती है, कुछ तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी और काफी सारी जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। किसके फॉर्म में लॉस होती है? हीट के फॉर्म में। यही तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 होता है कि नहीं होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब इन्वायरमेंट में क्या है, जैसे मान लो टेम्परेचर कम है, क्या है आज टेम्परेचर कम है, तो जो टेम्परेचर का फ्लो होता है वो हायर से लोअर की तरफ होता है। किधर से होता है? हायर से लोअर की तरफ है। जैसे हाई टेम्परेचर है वो अपनी किधर फ्लो होगा? उसका लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। तो मान लो जैसे ठंडी होती है, ठंडी में बाहर का टेम्परेचर कम, तो आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो मेंटेन कौन करेगा? वो रेस्पिरेशन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? रेस्पिरेशन के कारण। जब रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अब जब एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो उसमें से कुछ तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, वो काम करने के लिए होगी। किसमें यूज हो जाएगी? काम करने में हो जाएगी। और बाकी की जो एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। किसके फॉर्म में लॉस होगी? हीट के फॉर्म में। और वही करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन। तो कभी देखे होंगे जब ठंडी में क्या होता है? ठंडी में हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो हम कांपने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कांपने लगते हैं। और जब कांपने लगेंगे तो एक प्रकार की कांपना एक प्रकार की एक्सरसाइज हुई। क्या हुई? जैसे मान लो हम कांप रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कांपेंगे तो यार हमारी सेल्स काम करेंगी, और सेल्स काम करेंगी तो वहां पर क्या होगा? एक्सरसाइज उसकी हो रही है। क्या हो रही है? एक्सरसाइज हो रही है। अब जब एक्सरसाइज होगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। किसका ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हीट का भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जब हमें ठंड लगने लगती है तो हम क्या करते हैं? शिवरिंग करने लगेंगे। जब शिवरिंग मतलब कांपना, क्या होता है? शिवरिंग का मतलब कांपना। हम कांपने लगते हैं जिससे कुछ समय बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिर से मेंटेन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। क्या करना? सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना सिंपल सा कहलाएगा ब्रीदिंग। और जो सांस अंदर लेने की प्रोसेस होती है वो इंस्पायरेशन होता है, और सांस बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सपायरेशन होता है। तो इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन दोनों मिलाकर कहलाएगा ब्रीदिंग। क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग होता है वो रेस्पिरेशन के अंडर में आता है। किसमें आता है? रेस्पिरेशन के अंडर में आता है। जैसे हमने देखा था एडियोबिक रेस्पिरेशन। एडियोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करके क्या हुआ था? ग्लूकोज एनर्जी का प्रोडक्शन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। तो जब हमने इंस्पायर किया था, जब इंस्पिरेशन किया था तब ऑक्सीजन अंदर गई थी। अब वो यूज हो जाएगी रेस्पिरेशन में या बोलो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। अब उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपायर करना पड़ेगा। तो ये किसमें होता है? रेस्पिरेशन के अंडर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन का यूज हुआ, ऑक्सीजन का यूज होगा, जब वो अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो वहां जाएगा, बाहर जाएगा, क्योंकि बॉडी में तो इसका यूज होगा नहीं। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिलाकर कहलाता है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग जो होता है वो आता है रेस्पिरेशन के अंडर में। किसमें आता है? रेस्पिरेशन के अंडर में। तो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, या कैसे वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेते भी हैं और बाहर भी छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये डिपेंड करता है कि समय कैसा है। अगर दिन है तो दिन के समय जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। अब रात में क्या होता है? तो जो रेस्पिरेशन होती है तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, रेस्पिरेशन चाहे दिन हो चाहे रात हो हमेशा होती है। और फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय होती है। तो जब दिन के समय रेस्पिरेशन हो रहा था तो फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा था? जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था उसको यूज कर ले रहा था, और जो वहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो रेस्पिरेशन में यूज हो जा रही थी। तो दिन के समय प्लांट ये रेस्पिरेशन वाला कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे थे, प्लस एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं। और रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होगा उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो रात के समय वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं।
तो जो प्लांट होते हैं दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिए ऑक्सीजन बाहर छोड़े, जबकि रात में प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अब कैसे करते हैं, हमने बताया था यार अपने पहले लेक्चर में, इस चीज चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने बताया था कि प्लांट में पाए जाते हैं स्टोमेटा। क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स की सरफेस पर। उनका काम दो बताया था हमने। कितने काम बताए थे? दो बताए थे। पहला बताया था ट्रांसपिरेशन और दूसरा गैसियस एक्सचेंज, मतलब वो गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो जो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है या बोलो जो ब्रीदिंग होती है, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, ये होता है स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब होता कैसे स्टोमेटा के द्वारा? स्टोमेटा तो मात्र एक पोर होता है। क्या होता है? स्टोमेटा पोर होता है। होता कैसे है? तो वहां पर एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। क्या होती है? डिफ्यूजन। अब बोलेंगे भैया डिफ्यूजन क्या होता है? तो यार याद करो क्लास 9th में, कहां पर? क्लास 9th में सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफ्यूजन। क्या पढ़ा था? डिफ्यूजन वहां पे पढ़ा था। उसके अलावा ऑस्मोसिस पढ़ा था और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या क्या पढ़े थे? डिफ्यूजन पढ़े थे वहां पर, और इसके अलावा ऑस्मोसिस पढ़े थे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सेल चैप्टर में है क्लास 9th में। लेकिन यहाँ पे भी बात कर लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का क्या होता है? सिंपल सा मतलब किसी भी चीज का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, या बोलो अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जो मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। तो मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। अब बात करते हैं, जैसे स्टोमेटा है, लीव्स में ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर ऑक्सीजन कम है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस के दौरान वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है, तो लीव्स में ऑक्सीजन ज्यादा होगी। किसकी तुलना में? एटमॉस्फेयर की तुलना में। आप बोलेंगे भैया लीव्स में कैसे ज्यादा हो सकती है एटमॉस्फेयर की तुलना में? तो यार हम बात करेंगे एक यूनिट एरिया की। किसकी बात करेंगे? यूनिट एरिया की। यूनिट एरिया की कहने का मतलब क्या? जैसे मान लो ये क्या है? लीव्स है आपकी। क्या है? लीव्स है। ये बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या होगा? ऑक्सीजन होगी। यहां पर भी ऑक्सीजन होगा, यहां पर भी ऑक्सीजन है। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन इस समय यहां पर ज्यादा है। मान लो अभी क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस कर रही है लीव्स, तो ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा होगी। ऑक्सीजन ज्यादा होगी। हम एक यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो इतना एरिया हम अंदर ले लिए लीव्स की, लीव्स में अगर इतना एरिया हम ले लिए तो इतना ही एरिया हम देखेंगे बाहर, एटमॉस्फेयर में इतना ही एरिया देखेंगे। तो एक यूनिट एरिया में ऑक्सीजन लीव्स में ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर में कम होगा। तो क्या होता है? यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा, यहां पर ऑक्सीजन कम, तो कौन सी प्रोसेस होने लगेगी? डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस होने लगेगी? डिफ्यूजन होने लगेगी। और जो ऑक्सीजन है अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ऑक्सीजन अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस कौन सी? डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन। तो जब वहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब सेल्स में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सेल्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, तब ऑटोमेटिक डिफ्यूजन होने लगेगा। डिफ्यूजन एक जो डिफ्यूजन होता है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वहां पर हमें उसको करवाना नहीं पड़ता है। जब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जब एक तरफ ज्यादा कोई भी चीज और एक तरफ कम, तो ऑटोमेटिक डिफ्यूजन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? डिफ्यूजन होने लगेगा। तो डिफ्यूजन क्या होता है? फिर से सुनना, किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। जो प्लांट्स होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। तो ये तो खत्म हुआ हमारा प्लांट्स के बारे में।